शीतलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी तुल्यकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुहृदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। वालों ने मान लिया था कि अभी इनका समय आ गया है, कुछ नहीं कर सकते, उनको चला दिया। वो भी उसके बाद भी लगभग 3 वर्ष तक जिंदा रहे। तो ऐसे स्वस्थ करने वाले डॉक्टर संजय हमारे बच्चे हैं, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं डॉक्टर संजय जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बच्चे जहाँ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, साहित्य जगत की हस्तियां, हमारे शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर निशंक जी, हमारे प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर निशंक जी हमारे मध्य हैं, और अनेक साहित्यकार हमारे मध्य हैं। डॉक्टर निशंक जी ने बड़े अनेक पुस्तकें लिखी हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो इन सभी ऐसे साहित्यकार धन्यों के मध्य हमारे बीच में मैं डॉक्टर संजय जी से अनुरोध करूंगा जोरदार शब्दों से आप। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मेरी समझ से निशंक जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। वो न केवल एक सफल राजनेता हैं, बल्कि एक प्रतिष्ठित लेखक, कवि एवं साहित्यकार भी हैं। इनकी अब तक 108 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से दर्जनों तो मैं पढ़ चुका हूं, क्योंकि इनकी आदत भी है और इनका एक राज भी है। क्योंकि यदि अपनी बात को आप किसी को कहना चाहते हो, तो यदि आप बोल के नहीं कहे और लिख के कह दिया, और उससे ज्यादा स्थायी कोई नहीं होता है। तो मैंने आपकी बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं और मैं उससे प्रभावित भी हूँ। स्वामी जी को मैं बताना चाहूँगा, सच में जब हमें आपके यहाँ से प्रोग्राम का निमंत्रण आया, हमारे डॉक्टर जेपी सिंह ने दिया कि अरविंद जी के बारे में आपको बोलना है, कुछ कहना है, तो मैंने किताबें ढूंढने की कोशिश की। और फिर मुझे याद आया, मुझे निशंक जी से यहाँ से एक पुस्तक मिली थी। मैंने सच में वो पुस्तक आपकी पूरी पढ़ी हुई है और उसी से मैंने कुछ लिया हुआ है। तो ये है इनका योगदान। निशंक जी की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि पुस्तकें भेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मैं निशंक जी की सफलता का एक राज समझता हूँ, तो वह उनकी मृदुभाषी व्यवहार है। मैं खास तौर से बच्चों को कहूँगा, यदि किसी को सफलता का यदि मूल मंत्र है, तो मैं यहाँ से आपको एक ही दूंगा, वो है व्यवहार, ज्ञान और कुशलता, जिसको इंग्लिश में यदि ट्रांसलेट करें तो बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल। यदि आपके पास ये हैं तीनों चीजें, और पहले बिहेवियर आता, फिर नॉलेज आता, फिर ही स्किल आती है, और यदि आज में बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो नॉलेज और स्किल की शायद जरूरत ही ना पड़े। और यदि आप भूल जाते, खास तौर से बच्चे, तो मेरे नाम का इनिशियल याद रखें, BKS। तो ये हमारे ही सफलता का मूल मंत्र नहीं है, मैं मानता हूं ये 7 आपकी सफलता का मूल मंत्र होगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं निशंक जी से। निशंक जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा योगदान है। मैं कोई पब्लिकली कहने में कि शर्म की बात इसलिए नहीं है और ना कोई रहस्य है, क्योंकि आपके बहुत शुभचिंतक होते हैं, तभी आप कहीं पे, यदि पुस्तकों का यदि योगदान है किसी को बढ़ाने में, तो उसके बाद यदि किसी का योगदान है तो वो है व्यक्तियों का। यदि आप बहुत समझदार बच्चे हैं, तो यदि कोई आपको अच्छा व्यक्ति आपके संबंध में आ गया है या आपकी नजदीकी में आ गया, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, उसे आप छोड़ें। इनका सबसे बड़ा हमारे बनाने में योगदान है, और जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सच में सुनने की बात भी और कहने की बात भी, इनका ही कुछ योगदान है कि आज मैं इस देहरादून में रह भी रहा हूं, और रहने को मुझे पूरे 25 साल हो गए। निशंक जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे पद्मश्री का मेरा नाम नॉमिनेट किया, और जिस पद पर भी ये पहुंचे, इन्होंने भरसक कोशिश की अपने ढंग से कि डॉक्टर संजय को पद्मश्री मिली जाए। तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला।
इस कार्यक्रम में आए हुए सम्मानित अतिथि स्वामी ब्रह्मदेव जी का, जो कि अरविंद सोसाइटी औरोविली आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष हैं, जिनसे मेरा परिचय पिछले 2 हफ्ते पहले ही स्वामी जी के आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हुआ था। मैंने उसी दिन तय कर लिया था। आप पूछिए, हमारे यहाँ जो लड़की हमारी स्टाफ है उस दिन कह रही थी स्वामी जी चलिए, आपने कहा था कि अगले हफ्ते चलेंगे। तो हमने कहा अभी तो हम मिल के आए हैं, थोड़ा सा समय तो दो कि कहीं ना कहीं मिलने से। और मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे इस प्रांगण में आए हैं और आपका आशीर्वाद है कि हम लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे यहाँ जितने शुभचिंतक हैं, आपकी ये दुआएं हम सब लोगों के लिए काम करेंगी। मैं आपका सच में बहुत आभारी हूँ। पर्यावरण पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, जो कि उत्तराखंड के जाने माने पर्यावरणविद हैं, जिनसे हम समय समय पर किसी न कार्यक्रम में मिलते रहते हैं, आपका स्वागत है। और हमारा कल्याण सिंह जी से मिलने का सिर्फ यही हुआ कि मुझे पद्मश्री मिली, पद्मश्री वाले हमें जोड़ने की कोशिश करने लगे, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करने लगे। इसीलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मैं आपको बार बार बुलाने का कोशिश भी करता रहा। यूकॉस के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, जो कि एक सक्रिय एवं फुर्तीले व्यक्ति हैं। आप इनसे कभी देखिए, आप इनकी उम्र का अंदाज नहीं लगा सकते हैं। बाल इनके थोड़े से ही सफेद हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इससे भी थोड़ा इंप्रेशन ऐसे लगता है। तो हमारे ख्याल से 35-40 की उम्र भी कह दें तो मैं कोई समझता हूं कि आप बुरी बात नहीं होगी और आपका अंदाज वो है वो गलत नहीं होगा। इन्होंने मेरे अनुरोध पर इसी कार्यक्रम में समय निकाल कर यहाँ पर आए और आज ये कहीं पे व्यवस्थित थे और इसीलिए इन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहां से आऊंगा। हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर विनीत कुमार बिचारिया जी। आप लोगों की तुलना में बहुत दूर से आए। आप लोग तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से आए हैं, ये पूरे 1000 किलोमीटर से आए हैं। और मेरा आपसे बिल्कुल, मैंने उसी दिन ये निशंक जी ने ही मेरा परिचय करवाया था, क्योंकि मैं बुंदेलखंड का हूँ और ये भी बुंदेलखंड के थे। तो आप सोचिए कि बुंदेलखंड से उत्तराखंड आने में कितना समय लगता होगा। और मैं झांसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। ये सर, और यहाँ पर जो आए उन्होंने 3 दिन का समय लगा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देखिए हमारे जीवन में क्या गुजरा। बुंदेलखंड ऐसी विषम परिस्थितियों में पैदा होने वाले हम लोग व्यक्ति हैं, और यहाँ पर जब हम आए हैं तो जो इसको हमने कर्मभूमि बनाई, ये भी बहुत विषम परिस्थितियों की है। तो मैं तो कहूँगा सौभाग्य है या हमारे जीन्स में है कि हम तो विषम परिस्थिति में पल और बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि किसी को बुंदेलखंड से उत्तराखंड आने जाने में इतना ही समय लगता है। पुनीत जी झांसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। हमारे देहरादून महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल एक कर्मठ भाजपा के कार्यकर्ता एवं नेता हैं। इनकी संगठन एवं समाज पर पकड़ को देखने और सुनने लायक है। यह चुटकी में ही सैकड़ों हजारों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने भी इनके कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया, इसका मैं साक्षी हूं। और लोग कहते हैं कि भाई ये कैसे करते हैं। इन्होंने भी अपने लोगों को लगा रखा, रात दिन फोन करते रहते हैं, हर समय बताते रहे भाई 5 मिनट में आ जाइए, 10 मिनट में आए। मैं पिछली बार आपका जो कार्यक्रम है उसमें समय पर मैं नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं फिर माफी मांगूंगा। उसका कारण था कि मैं कोई ऑपरेशन शुरू करने लगा, मैंने 8 बजे की जगह 7 बजे किया, फिर भी मैं समय पर आ नहीं पाया। मेरी विशिष्ट अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी है। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। हमारी जो पुस्तक है उपहार संदेश का, इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका लिखाई है और शायद मैं मानता हूं, मैं कहने में कोई मुझे इस बात का भी कोई संदेह नहीं कि आपने मेरे में जो थोड़ी सी जो लौ जल रही थी ना, उसको आपने सच में बहुत तेज कर दिया और मैंने उस किताब को लिखा और उसको मैंने बहुत ही अंदाजा। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर पीके गर्ग जी, जिनसे मैं मिल भी चुका हूं और पहले आ भी चुका हूं। मैं सब आपका DIT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर BC प्रियदर्शन पात्रा, जिनके बारे में आपने सुना। सरस्वती सुमन के संपादक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर आनंद सुमन सिंह जी, जिनसे मेरा लगभग 15 से 20 साल का, जब मैं कल्याण हॉस्पिटल में करता था तभी से मेरा आपसे परिचय हुआ। जब इनके पास समय होता तो हम इनको फोन कर लेते हैं, जब आपके पास समय होता है यहाँ पे आते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं। हाँ, हम लोगों ने ये तय जरूर करा है कि हम लोग 7 बजे के बाद ही मिलते हैं क्योंकि उस समय OPD का टाइम होता है और डॉक्टर साहब को ज्यादा समय नहीं लगाते, कहते मैं जल्दी सो जाता हूँ तो थोड़ी देर के लिए हमारे पास रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे। हिंदी समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ लेखक डॉक्टर राम विनय सिंह आ नहीं पाए किसी कारण, और हमारे एक दोस्त हैं सुधीर शर्मा जी, वो भी एक लेखक है, पत्रकार है, वो किसी कारण बस आ नहीं पाए। डॉक्टर
डॉक्टर जेपी नमानी बहुत वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन है यहाँ के, उनको भी बुलाया मैंने, किसी कारणवश वो यहाँ आ नहीं पाए। और दलित साहित्य अकादमी मसूरी के अध्यक्ष सुनील सोनकर जी को, जिनको बारे में आपने सुना है, मैं आप यहाँ पे अपने समय निकाला, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर आए हुए अतिथि वक्ता शिक्षाविद एवं लेखक डॉक्टर सुशील उपाध्याय, नवोदित प्रभाय के संपादक श्री रजनीश त्रिवेदी जी, कवि एवं लेखक श्री जसवीर सिंह हल्दर जी, हमारे पड़ोसी एवं वरिष्ठ कवि श्री विश्वमरनाथ बजाज जी, सैफील्ड स्कूल रुड़की के प्रधानाचार्य संजय बत्स जी, वो किसी कारण नहीं आ पाए। शहर की जाने मानी लेखिका एवं साहित्यकार डॉक्टर सविता मोहन भी, उनके यहाँ कुछ दुर्घटना घट गई, शायद नहीं आ पाए। हमारे मित्र एवं शुभचिंतक वरिष्ठ पत्रकार श्री बारिंद्र भारद्वाज ने शाम को कहा हुआ था, उनके अंकल की कोई हो गई। वरिष्ठ हास्य कवि श्री रोशन लाल जी को हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। भगीरथ शर्मा जी के बारे में आपने सुना है, कितना अच्छा उन्होंने कहा है, और वो बहुत बहुप्रतिभा के धनी एवं हमारे शुभचिंतक श्री बेचैन कंडियाल जी, जिन्होंने भी निशंक जी को कई बार हमारे ख्याल से ध्यान दिलाया होगा, इसीलिए आए होंगे। तो मैं निशंक जी से शाम को जरूर हमारी शाम को बात हुई और आपने स्वयं ही आश्वासन दिया था, डॉक्टर साहब मैं आधे घंटे के बाद आऊंगा और जरूर आपके आए। हम यदि ना कहें अध्यक्ष हमारे गुरु जी का, तो इसके लिए हो क्योंकि गुरु जी का ही है, हमारी बात हमें निशंक जी को पहुंचानी देती है, तो हमारे पास कई ऐसे सूत्रधार हैं जो कहीं ना कहीं से उन तक बात को पहुंचा देता। मैं सब सूत्रधारों का बहुत आभारी हूं। आप सबने इस कार्यक्रम में हमारे इसकी शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं बहुत ही, डीआईटी के नवीन सिंघल जी आ नहीं पाए, असीम शुक्ला जी ने जितना कुछ बोला है, क्योंकि उम्र के साथ भी और इसके साथ भी, पायनियर न्यूज़पेपर के पारितोष तिमोथी जी जो नहीं आ पाए हैं यहाँ पे, और हरिओम भी, उनका भी, शिवमोहन जी का मैं बहुत हूँ, हमारे पार्षद संजय नौटियाल जी हमारी समय समय पर बहुत सेवा करते रहते हैं, और जब भी कोई यहाँ आता है पूरा सफाई का और उसका सबका ध्यान रखते हैं। मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। पर एक स्वरज कविता आपके साथ बांटना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है पुष्प। लगता है रामदास मिश्र का कवि मेरी अंतःचेतना में बिहरते हुए आवाज देता है। मेरे कमरे में अलमारियां हैं जिसमें देश विदेश की पुस्तकें पंक्तिबद्ध खड़ी हैं। अलमारी के पास ही मेरा बिस्तर, उस पर लेटकर पुस्तकों को निहारा करता हूँ। मन होता है तो किसी को निकालकर कुछ देर उसके साथ हो लेता हूँ। मैं इन सब से गुजर चुका हूँ, मैं मुझसे गुजर चुकी हूँ। लगता है खामोशी में भी परस्पर बात करती हैं, आती जाती हैं एक दूसरे में। जब कोई मेरे पास नहीं होता तो लगता है वे मेरे और नजदीक आ गए। एकागार मैं और वे एकागार हो गए, शब्द और अर्थ की तरह। कभी वे में प्रस्थ है तो कभी मैं तो उस धरती में पैदा हुआ जहां पर कांटे और कड़वाहट पैदा करने वाले नीम, बबूल और बेर की भरमार थी, लेकिन कहीं दूर पर पलाश की भी बुंदेलखंड का एक परिदृश्य यही होता है। इन कांटों और कड़वाहट के बीच पैदा हो गया हूं पलाश, जिसे विद्वानों ने नाम दिया है जंगल की आग। लेकिन समय आने पर बुझ जाती है बड़ी बड़ी आगे। अब जीवन थोड़ा है, बताने को ज्यादा है। सच कहूं तो पुस्तकों से प्रेम मेरा पुराना है, या यूं कहिए कोई प्रेम करने वाला नहीं था तो पुस्तकों से प्रेम कर लिया। मुझे पता नहीं कि पुस्तकों से प्रेम कैसे हो गया, लेकिन इस बात का पछतावा नहीं कि पुस्तकों से प्रेम हो गया। वैसे तो मैं ज्यादा समय व्यस्त रहता हूँ, लेकिन जब कोई दोस्त नहीं मिलता तो अपने पुराने दोस्तों को खोजता हूँ और उन्हीं से संवाद करता हूँ। मुझे लगता है कि पुस्तकें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। समय मिलने पर वो मुझे बुलाती हैं। उनमें से एक कहती है, दोस्त सीखने के 3 ही तरीके हैं, देख के, सुन के और करके। आओ दोस्त, पास बैठो, मुझसे कुछ बातें करो। मैं वो बातें करूंगी जो तुमने सुनी नहीं होगी पहले। मैं कहती हूँ मेरी बातों को मानोगे तो जीवन अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन एक अनुभव है। वह अनुभव तुम्हें नहीं है, मुझे है। यह अनुभव मैंने अपने जीवन में सीखा है। मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ, सोचती हूँ अपने अनुभव को तुमसे बांटूं, जिससे शायद मेरे लिखने वाले का जीवन तो नहीं संभला, लेकिन तुम्हारा समझ जाए, यही मेरी इच्छा है। सच तो यह है कि मैंने अपने जीवन में व्यक्तियों से कम, पुस्तकों से ज्यादा सीखा। पहले मुझे कुछ लगता ही था कि पुस्तकें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, पर आज मैं अपने अनुभव से आपसे निश्चित तौर पर यही कहूंगा कि व्यक्तियों की तुलना में पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त है। दोस्तों से प्रेम करो, पुस्तकों से प्रेम करो। तुम्हारी शुभचिंतक पुस्तकें। नमस्कार, जय हिंद। मैं संस्कृत अक्षर से अनुरोध करूंगा, हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ से।
चाहूंगा कि आपने अपने जीवन में गागर में सागर भरा है, उस सागर से केवल आप मैं चाहूंगा कि बहुत कम समय में जो सार्थक संदेश हमें चाहिए, क्योंकि समय कम है, सभी का उपयोग करते हुए सभी को सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं हल्दर साहब को देख रहा हूँ, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में असीम शुक्ला साहब जो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मेरा उनके जाने माने। मैं आपसे अनुरोध करूंगा पुस्तक के महत्व पर आप विषय में संक्षिप्त शब्दों में अगर ज्ञानवर्धन करेंगे तो हम सभी का ज्ञानवर्धन होगा। जो बड़ा कार्य है मैडम के लिए मैं पूरी वर्ष पुस्तकों के महत्व को रेखांकित करेंगे। सामाजिक जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में कितना महत्व देना चाहिए, इस बात का अनुभव हम सबको बना रहे और आगे भी आने वाली पीढ़ी भी इस बात को समझे जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व है। जहाँ तक पुस्तक शब्द का महत्व है, मुझे वीर गाथा काल का एक ग्रंथ याद आ रहा है, संदेश रासो अब्दुल रहमान का। जी हाँ, अब्दुल रहमान ने संदेश रासों में, हजारी प्रसाद जी ने एक जगह पर कहा है कि संदेश रासों में अब्दुल रहमान ने पुस्तक के महत्व पर प्रकाश डाला है। और उस समय पुस्तकों का जो रूप होता था, मुद्रण तो था नहीं, हस्तलिखित सब मामला होता था जितना था, प्रेस जैसी कोई चीज नहीं होती थी। लेकिन उस समय भी अब्दुल रहमान ने किस तरीके से कि पुस्तक जो है एक एक पृष्ठ उसका लेखक के जीवन की अनुभूतियों का, उसका निचोड़, उसका पूरा दर्शन, जीवन दर्शन, समय का दर्शन, पूरा काल दर्शन, वो सब कुछ जो है उसमें निहित होता है। और वहीं से पुस्तक का महत्व हमारी समझ में आता है। हिब्रू भाषा में एक शब्द आता है पोस्त। अवन्य व्यवस्था जो है, पारसी धर्म का ग्रंथ जो है, उसमें भी पोस्त शब्द आता है। और आमतौर से लोग यही कहते हैं कि पोस्त का मतलब पुस्तक से मतलब बनता हुआ वहीं से संस्कृत में आया, वो सब चल रहा है, ऐसा कहना है। कभी कभी शब्दाभाव हो जाता है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। राजनीति में एक नेताजी को बातचीत करने जब मंच पर आए भीड़ को देख के, तो शब्दाभाव के कारण उन्होंने अपना काम चलाया कैसे कि आपने जो मेरा ये किया है मैं आपका वो करता हूँ। तो ये छोटा सा उपहास के ऊपर बताना चाहूंगा। अब हमारे बीच में नेता एक उठा दिखा वही जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया, esteemed guests, आदरणीय Dr. B.K. Sanjay ji, my fellow bibliophiles and dearest youngsters back in the room. मेरा तो हिंदी बहुत कच्चा है, so I thought I'll write a few lines in Hindi. The thing is, that's the technology, right? I have no idea where I kept my yeah. So give me a second. I will look up. मैंने अनुप्राणित हुआ, लेकिन विद्वान महान मुंशी प्रेम जी से, प्रेमचंद जी से, उनका 2 लाइन लेके फ्यू मोर पंक्तियां मैंने लिखा हुआ, ठीक है, वो पढ़ूंगा। जो पढ़ता है वो जीता है 1000 जिंदगी, जो पढ़ता है वो जीता है 1000 जिंदगी, बिना किताबों के जिंदगी है अधूरी, यही बोले थे।
उससे मैं थोड़ा सा निकाला। पुस्तकों की कहानी है उड़ता विचार, विरासत में ज्ञान के अनमोल खजाने यार। अश्रुपूर्ण दरिया या ज्ञान की नदी बहता है, हर पन्ने पर अपना रहस्य यह बोल खोलता है। जीवन की सच्चाई और सपनों बनाकर रंग, किताबों के संग में बसे हैं सबकी तरंग। इसलिए कहते हैं पढ़ो और पढ़ाओ। किताब है मित्र, बनाओ उनसे नाता, अपनाओ। So this is the great Premchand ji. So I wanted to greet all of you on this wonderful auspicious occasion of the World Book Day. India is a land, a tapestry of oral traditions. वो मेरी ओर से आप सबके लिए पुस्तक दिवस की भेंट है। मुझे विश्वास है कि आप वो पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें, यही मेरा निवेदन है। आप सबको पुस्तक दिवस की बधाई। जेल की यात्रा या नजरबंदी के माध्यम से तो एक पुस्तक भी जीवन की यात्रा को परिवर्तित कर देती है। आज साहित्य के प्रति कितना समर्पण है, समाज के प्रति कितना समर्पण है, ये पुस्तक ने डॉक्टर आनंद सुमन जी के जीवन से हमें बताया है। अब मैं मातृशक्ति के रूप में देवभूमि उत्तराखंड के संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हमारे मध्य हैं डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, जिनको सुनने में हम सभी लोग बड़े उत्सुक हैं। मैं चाहूंगा आपकी जोरदार ताली के मध्य हम डॉक्टर सुधा रानी। सभागार में उपस्थित तमाम विद्वजन, लेखक, पाठक और छात्र, विश्व पुस्तक दिवस जैसा कि सबको पता है 23 तारीख को है, परंतु डॉक्टर संजय ने एक तो रविवार की सुविधा को देखते हुए और स्वयं माननीय राष्ट्रपति के आने के कारण व्यवस्था कारण इस दिन किया। हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। बात पुस्तक की, आगे की लाइन में जितने लोग बैठे हैं वे अपने समय में पुस्तक पढ़ के ही आगे बढ़ते रहे हैं, आज भी पढ़ते हैं। पीछे पीढ़ी बैठी है जो भूमंडलीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद के कारण डिजिटल दुनिया में जी रही है। पिछले दिनों एक विश्वविद्यालय में चर्चा हुई, साहित्य का बाजार या बाजार का साहित्य। आज बड़ी क्राइसिस है और हम लोग जो कुछ भी लिख पढ़ आ रहा है उसके सामने भी संकट है। क्यों कि पुस्तक लिखी भी बहुत जा रही है और उस छोटे हाथ की मशीन ने रातों रात जाने कितने लेखक खड़े कर दिए। अरुण जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, मुझे पता है आज शुक्ल जी बैठे हैं। किसी विषय पर लिखने के लिए, चिंतन करने के लिए इतना अधिक मानसिक और वैचारिक भावनात्मक चिंतन करना पड़ता, तब कहीं आप जाकर कोई पुस्तक या कोई आदेश लिख पाते हैं। वो तब संभव है कि जिसमें आपने लिखने ज़्यादा बड़ा अधिक है, बड़ा अधिक है। 5 किताब पढ़ेंगे तब एक किताब के लायक कोई विचारधारा आएगी। और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात को हो रही है, वैज्ञानिक तकनीकी संस्थाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापक की बात कर रही है। संजय जी मैं समय नहीं लूंगी, बहुत जल्दी। तो पश्य देवस्य काव्यम नम आत्मा जीयते, उस देवता के काव्य को देखो जो न जीता है, जो न कभी पुराना पड़ता है और न कभी मरता है। वो काव्य है जो किससे शब्द ब्रह्म से निकला। वो शब्द ब्रह्म वही अंतश्चेतना को श्री अरविंद जिसे अतिमानस की बात कहते हैं, दुर्यातीत अवस्था कहते हैं, उस अवस्था को व्यक्ति कुछ पाता है, ज्ञान के चक्षु खुलते हैं और कुछ प्राप्त कर पाता है। तो पुस्तकों का संसार, पुस्तकों के बीच में रहना, क्योंकि हमारा तो
आज भी संजीवनी पुस्तक है। वर्षों से पढ़ने के दिनों में चिट्ठी पे पढ़ते थे, आज डाइनिंग टेबल पर खाली पुस्तकों का संभाल रहता है। तो एक पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, इसमें संदेह नहीं, किंतु बहुत बड़ा संकट है पाठकों का। बिल्कुल शॉर्टकट है उसमें। अभी एक चीज देखी, फिर दूसरी चीज आ गई, फिर तीसरी चीज आ गई। क्या हम देख रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी। तो नई पीढ़ी के लिए मेरा संदेश है कि पुस्तक की मुद्रित प्रति लें और उसे पढ़ें, क्योंकि पुस्तक हाथ में आने पर आप लेखक से साक्षात्कार करते हैं। बहुत दिन बाद किसी किताब पढ़े हो और आपको लेखक मिल जाए तो आपको इतना आनंद होता है, अरे इनको तो हम अब मिल रहा है, इनकी कितनी किताब हमने पढ़ी। तो मेरा संदेश यह है कि पुस्तकों का संसार अनूठा है और उसके माध्यम से कोई साहित्य सबको जोड़ता है, सबका कल्याण करता है और अंतर की आत्मा का परिष्कार करता है। अंतस्थ के परिष्कार की जरूरत है। आप सब साहित्य चढ़े, उस अध्यात्म की ओर देने, इस भारतीय ज्ञान परंपरा के सब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। संयोग से संस्कृत देता रही हूँ, दर्शन पढ़ा, वेद पढ़े, सब कुछ पढ़ा, तो उसका मालूम समझती हूँ कि साहित्य का वास्तविक भाव क्या है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ डॉक्टर संजय को कि इतने लेखकों को, इतने विद्वानों को जो साहित्य की दुनिया में, लेखक की दुनिया में जीते रहे हैं और प्रबुद्ध विद्वान हैं, उनके बीच में आने का मौका दिया। मैं बहुत क्षुद्र पाठक हूँ, बहुत बड़ी लेखक नहीं, बहुत बड़ा कोई मेरा मान नहीं, परंतु आपके बीच में आना मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई। बहुत जोर रही है डॉक्टर सुधारानी पांडे साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि साहित्य का बाजार या बाजार का साहित्य, साहित्य का बाजार या बाजार का साहित्य। और आज की स्थिति में क्या हो रहा है, जेल का मंत्री या मंत्री को जेल, सब अपना अर्थ हो रहे हैं, आप और हम सब व्यर्थ हो रहे हैं। परिस्थिति इस प्रकार की चल रही है। तो मैं अब उस पत्रकार, उस साथी को हम अपने बुलाना चाहूंगा जिसकी कलम को लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ऐसे हमारे बीच में भगेंद्र शर्मा जी, कृपया जोरदार ताली से मैं कम समय लिए सभी का अभिवादन करता हूँ। कम समय में कोशिश करूँगा 2 मिनट किसी बात करूँ। एक विचारक हुए हैं ऑस्टिन फेल्प्स, उनका किताब पढ़ते हैं तो मुझे जैसे अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि अच्छा शब्द, अच्छी बात कहीं मिल जाए उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि wear the old coat and buy a new book। पुराना कोट पहनिए लेकिन नई किताब खरीद। तो मैं ये समझता हूँ कि गागर में सागर की बात भी हुई थी, तो पूरा गागर भर गया। आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जब संचार साधनों की भरमार हो और इतनी प्रकार के टूल्स और डिवाइसेज हमारे का हाथ में है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है। नए शब्द भी आ रहे हैं और उसमें साहित्यिक भी है, फुहड़पन भी है, अश्लील भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन हमें स्वीकार क्या करना है, किस पर गौर करना है, किसको अमल करना है। मैं चूंकि जनसंचार का आदमी हूं और आज के परिप्रेक्ष्य में समझ सकता हूं कि जब शब्द नहीं होंगे तो संचार कैसे हो सकता है। कई बार ये संकट हो जाता है। मैं आज की नई पीढ़ी को खासकर देखता हूं कि उनके पास भाव है, उसको व्यक्त भी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पुस्तकों से दूरी है और शब्द कई बार क्लिष्ट भी होते हैं और रोजमर्रा के उपयोग में प्रयोग होने वाले शब्द भी होते हैं, लेकिन हम उन शब्दों के इर्द गिर्द न कभी गानों में हमें सुनाई पड़े, न कभी हमने उनको पढ़ा तो ऊपर ही ऊपर पढ़ लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे पास जो शब्दकोश होता है वो बड़ा सीमित हो जाता है।
तो कई बार मेरे से भी ये गलतियां होती थी जब मैं लेखन करता था। तो इस तरह का समागम जो यहाँ डॉक्टर संजय ने किया है, मेरे पास शब्द ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा कभी कभी होता है आदरणीय निशंक जी और अध्यक्ष जी कि इस कक्ष में जो मैं देख रहा हूँ, हजारों वर्ष अगर इसको अनुभवों को जोड़ा जाए, जितने व्यक्ति यहाँ आए, हजारों वर्षों का ये समुच्चय है जो यहाँ पर एकत्रित हुआ है। ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल ये बहुत ही अपने आप में बहुत बिरला सा क्षण है। मैं आप सभी लोगों का, आदरणीय निशंक जी का, क्योंकि वो जिस पूरे के पूरे मुझे लगता है कि उनके ऊपर पुस्तकों की अपार कृपा है, वो सदैव जुड़े रहे हैं, सरस्वती पुत्र हैं। ऐसा ही विभाग उन्होंने पूरा का पूरा चलाया। बात की गई एनईपी की, जो एनईपी और बचपन से लेके पूरा का पूरा जिस तरह से जिसने पूरे राष्ट्र का स्वरूप बदला है और बदलने में सहायक होगा, उसके वो प्रतिनिधि हैं। इसलिए ये भी हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। जितने, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर सभी प्रकार के, क्योंकि यहाँ एजुकेशनिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, चिकित्सक भी हैं, लेखक भी हैं, राजनेता भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं, सभी आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूँ। मुझे आपने मौका दिया है, मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है। मुझे क्योंकि पुस्तकों की बात हुई है, मुझे ध्यान है एक घरेलू लाइब्रेरी योजना हुआ करती थी, हिंद पॉकेट बुक्स की वो थी, और शायद मैं शिशु मंदिर में चौथी कक्षा में था, तब से वो शुरू हुआ। और वो एक ऐसा क्रम था, मुझे आज भी ध्यान है कि वो प्रतिमाह पुस्तकें आया करती थी घरेलू लाइब्रेरी योजना में। अद्भुत किताब थी, उसमें मेला आंचल भी था, उसमें पूरे के पूरे कितने लेखक थे, कितनी चीजें थी, कुछ जासूसी का भी उसमें पुट था, कुछ हास्य भी था। तो ये पूरा का पूरा निर्माण करती हैं। पुस्तकों से अच्छी कोई दोस्त नहीं होती है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे ताऊ जी, आदरणीय अरुण जी। कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने आए स्वामी जी, हमारे आदरणीय अग्रज, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उमेश अग्रवाल जी, सुमन जी, पद्मश्री से सम्मानित एक बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर लोगों की, कई कुलपति हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं होगा। मेरे मित्र सुशील उपाध्याय जी, बहुत से लोग हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं झांसी से भले ही आया हूँ, लेकिन हूँ आपके पड़ोस का, बरेली का। बिल्कुल झुमका नगरी का हूँ। मेरे पिताजी वहीं पैदा हुए और रायबरेली जिले में उन्होंने नौकरी की, वहीं मेरा जन्म हुआ। लखनऊ से मैंने पढ़ाई की और झांसी गए और लौट करके अब आपके बीच हूँ। ये संक्षेप में मेरा परिचय। जहां तक पुस्तकों की बात है, तो मैं किताब शब्द से कुछ खेलना चाहता हूं आपके साथ। किताब में कल्पना है, तर्कशीलता है और बुद्धिमत्ता है। अगर आपको ये तीन चीजें चाहिए तो किताब चाहिए, बिना उसके आपको ये नहीं मिलेंगे। और किताबें ना होती तो हमारा क्या होता, विकास कर पाते, ना हम भौतिक विकास कर पाते, और ना ही जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति है उसका लाभ आम लोगों तक पहुंचता। तो किताबों ने बहुत कुछ दिया है, और शायद किताब ना होती तो मेरे जैसा छोटा सा लेखक आप जैसे लोगों के बीच में ना आ पाता। और मैं निशंक जी का बहुत कृतज्ञ हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो लेकर आए, और उसमें किताबों का कितना महत्व है। ये मैंने जब उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे जब हिंदी पाठ्यक्रम का अध्यक्ष नियुक्त किया एनईपी का, तब मैंने अनुभव किया कि सब चीजें स्किल पर आधारित की गई। यानी किताब पढ़े बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। पुस्तकें आपके विद्यार्थी के जीवन के लिए, पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए अपरिहार्य हैं ही। अब उनका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, चाहे वो किंडल में हो, चाहे ऑडियो बुक में हो, चाहे जो परंपरागत ऑफलाइन बुक्स हैं, जिनको ऑफलाइन बुक्स कह सकते हैं। तो किताबों के बिना शायद हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले वक्ता के रूप में बुला रहा हूँ साहित्यकार कवि श्री मोहन सिंह सुमन जी। श्री मोहन सिंह सुमन जी। लघु किंतु भव्य सारस्वत सभा में
विराजमान विद्वज्जन तथा प्रबुद्धजन को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय संजय जी ने जो संवाद कायम करने का अवसर हमें दिया है, जिससे वो सब विद्वान लोग हैं, यहाँ थोड़े से बच्चे भी हैं पीछे, वो भी समझदार हैं, पुस्तक के महत्व को सब समझते हैं। अभी विद्वान वक्ताओं ने कुछ कहा और विद्वान वक्ता आगे कहेंगे। पुनरावृत्ति की आवश्यकता मैं नहीं समझता। विलियम शेक्सपियर के बाद में भारतीय वाङ्मय में की बात करें तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से जब हम चलते हैं आगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी से होते हुए आज उत्तराखंड देवभूमि के सभागार में आते हैं तो साहित्य जगत के प्रतिभाशाली लेखक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, महान विदुषी सुधा पांडे जी, असीम शुक्ल जी, पीछे पत्रकार लेखक सुशील उपाध्याय जी, गुरुदेव अरुण जी तक हम आते हैं तो देखते हैं कि आप सब ने अपनी पुस्तकों में इस बात को अच्छी तरह से संदेश दिया है, प्रतिपादित किया है कि हम आज हमारे जीवन में पुस्तकों का महत्व क्या है। श्री विशंबरनाथ बजाज जी हमारे मध्य हैं। कुछ आपने की कोशिश करना, कुछ मैं बोलूंगा जोर से। देखिए, खुशियां सब चाहते हैं, खुशियां खरीद कर हम बाजार से ला नहीं सकते। खुशियां खरीद कर बाजार से हम ला नहीं सकते, खरीद कर बाजार से पुस्तकें हम खुशियां पा सकते हैं। ये खुशियां ऐसी है। और फिर खुशियों की बात जहाँ तक है पुस्तकों के, मैं तो समझता हूँ कि अभी गीता रामायण की बात हो रही थी। सन 1930 में विदेशी पत्रकार आए थे और उन्होंने कहा था, इट इज अ वंडर दैट अ कंट्री possesses a book like Gita and Ramayana is being ruled by others। आश्चर्य की बात है, जहाँ गीता और रामायण जैसे पुस्तकें हैं, वो देश पर अधीन कैसे हो गया। और इसमें कोई शक नहीं, ज्ञान के मोतियों की खान है रामायण, भारतीय संस्कृति की जान है रामायण, सच पूछो तो विश्व में महान है रामायण, हमारे परिवार का संविधान है रामायण। नमस्कार, प्रणाम। आज एक महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में आप यहाँ एकत्र हुए हैं, विश्व पुस्तक दिवस। और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर लेखक, राजनीतिज्ञ, साहित्यकार सब ने अपने अपने विचार पुस्तकों के संबंध में व्यक्त किए। मैं बहुत ज्यादा क्या कहूँ, संजय जी ने जो पुस्तकों के बारे में कविता के रूप में, अपने वक्तव्य के रूप में जो कहा, उसमें सब कुछ था और बहुत सारे लोगों ने गागर में सागर भर दिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पुस्तकें वास्तव में हमारे मित्र हैं और हमने जो कुछ सीखा है, यहाँ पर जो आए हैं, वो पुस्तकों के माध्यम से ही हम आगे बढ़े हैं। हम जब भी अकेले होते हैं तो पुस्तक याद आती है, कहीं सफर में जाते हैं तो पुस्तक साथ ले जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं तो पुस्तक साथ में ले जाते हैं, क्योंकि पुस्तकों से ही हमें ज्ञान मिलता है। और आज जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो पुस्तकें पढ़ करके ही यहाँ तक पहुंचे। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इतना अनुरोध करता हूँ कि हमेशा अच्छी पुस्तकें अपने साथ रखें, उनको पढ़ें, कुछ न कुछ आपको हासिल होगा और हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम देश की और समाज की तरक्की कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। कर रहा हूँ प्रोफेसर सुशील उपाध्याय, जिनका संचालन भी उच्च कोटि का, एक एक वाक्यांश को उन्होंने ऐसा संवाद के रूप में परिवर्तित किया, इतना सुंदर। मैं समझता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके प्रोफेसर सुशील, मेरे संरक्षक आदरणीय निशंक जी यहाँ मौजूद हैं और विसारिया साहब से समाज का मौका दिलवाया, आपने दर्शन का मौका दिलवाया ऐसे डॉक्टर BK संजय जी, जिन्होंने अपने नाम की बहुत ही खूबसूरत व्याख्या की, और आपकी प्रतिमूर्ति गौरव संजय जी, और यहाँ जितने विद्वान मौजूद हैं, आदरणीय प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, मेरा पुराना संपर्क है, मुझे सौभाग्य रहा है आपके संपर्क में
रहने का, उमेश जी और सुमन जी, हमारे रावत जी जिनकी वजह से उत्तराखंड का नाम देश भर में जाना जाता है, हमारे पत्रकार मित्र भगीरथ जी और दलित साहित्य अकादमी को बहुत ही अलग ऊंचाई पर ले जाने वाले सुनील जी। यहाँ इतने सारे विशिष्ट लोग हैं। मेरा बहुत पुराना संपर्क है प्रोफेसर गर्ग साहब से जो वाइस चांसलर रहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। असीम शुक्ल साहब के गीत अगर हम लोग नहीं सुनते तो बाद का समय पछतावे का समय रहेगा कि काश उनको सुना होता। इस विषय के संदर्भ में 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। वो बातें क्या है, इस राज्य में 600 डिग्री कॉलेज हैं या इंस्टीट्यूट हैं उसके लेवल के और 40 यूनिवर्सिटी हैं। सबसे गए गुजरे कॉलेज में भी 10,000 किताबों की लाइब्रेरी होगी तो तय बात। और अच्छे कॉलेजों के बारे में सोचें, पुराने कॉलेजों के बारे में सोचें तो डीएवी कॉलेज की लाइब्रेरी में 2 लाख किताबें हैं। तो तय बात है कि यहाँ पर कम से कम कॉलेजों में ही कम से कम 1 करोड़ किताबें मौजूद हैं, कम से कम। अब यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी कि लाइब्रेरी 50,000 किताबों की होगी और गुरुकुल कांगड़ी जैसी जगह चले जाइए तो 5 लाख किताबें हैं। तो तय बात है इन 40 यूनिवर्सिटीज में भी 1 करोड़ किताबें होंगी। तो 2 करोड़ किताबें तो हमारे पास सांस्थानिक रूप से मौजूद हैं। उन इंस्टीट्यूट को छोड़ दीजिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए जिनको शौक है किताबें इकट्ठा करने का। व्यक्तिगत लाइब्रेरी में भी, व्यक्तिगत तौर पर भी कई नाम ऐसे होंगे राज्य में जिनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में 50,000 किताबें होंगी। हाँ नहीं, व्यक्तिगत कह रहा हूँ, गुरु जी के 10,000 किताबें हैं। लेकिन मेरे लिए रोल मॉडल कौन है जब मैं जाके देखता हूँ, आप कभी भी लीलाधर जगुड़ी जी के यहाँ घर पे चले जाइए, अगर उनका 500 वर्ग फीट का वो ड्राइंग हॉल है तो उसमें कम से कम 20 जगह किताबें पड़ी होती हैं। ये पढ़ने वाले का लक्षण है। मैं आदरणीय प्रोफेसर सुधा पांडे जी के यहाँ जाता हूँ या सर के यहाँ जाता हूँ तो स्टूल पे किताबें रखी हैं, मेज पे किताबें रखी हैं, कई हैं सोने की जगह किताबें रखी हैं, सिरहाने किताबें रखी हैं। अब संकट क्या आया? संकट ये आया कि किताब सड़क से उठ के अलमारी में पहुंच गई ड्राइंग रूम। और दुर्भाग्य ये है, देखते देखते हम लोगों के देखते देखते 20 साल में दिल्ली में हर जगह से किताब उठ गई जहां सड़क पर किताब होती थी। किताब महंगी अलमारी में जब से पहुंची वो संकट आया। और वो संस्कृति कहां बची हुई आज भी? आज आप नागपुर चले जाइए, आप नासिक चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाइए, त्रिवेंद्रम चले जाइए, आपको ठेले पर बिकती हुई किताबें दिख जाएंगी। वो ठेले पर किताबें बिकने वाला मामला हमारे यहाँ से खत्म हो गया। और इसके लिए मुझे माफ करेंगे, लोग उसका सरलीकरण करते हुए कहते हैं क्योंकि इस धरती ने बहुत सारे हमले देखे, इस धरती ने बहुत सारा विस्थापन देखा, तो उस सारे प्रक्रिया में, सारी प्रोसेस में किताबें बहुत पीछे चली गई। पीछे क्या चली गई? पीछे ये आ गए, जैसे सर ने भी जिक्र किया नीरजा जी की किताब का, या कुछ पहले सेपियंस को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी। मेरा सवाल ये है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी किताबें पढ़ सकता है? बहुत जागरूक किस्म का बच्चा हो। डॉक्टर साहब की दोनों पोतियों को मैं देख रहा था, मुझे लगा कि सवाल पूछूं। सुजाता जी पीछे बैठी थी कि ट्विंस हैं क्या? तो 15 साल की, 14 साल की उम्र में हमने माना कि एक गंभीरता आ गई किताब पढ़ने। और गुरुजी को छोड़ दीजिए, गुरुजी तो 100 साल तक उतने मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन औसत आदमी 75 साल की उम्र तक लगता है कि आप किताबें खुद पढ़ भी लेता है। दोस्तों सभी को आपने सुना, अपने अपने विचार रख रहे थे। मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ, हिंदी घराने में जन्म लिया और उर्दू की जानी पहुंच गया। आज का जो टाइटल है हमारे जीवन में पुस्तकों का महत्व। जॉन एलिया साहब ने कहा था, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो पंक्ति मैं अपनी पेश करता हूं, सुनिएगा कि जिसका शीशे का घर नहीं होता, जिसका शीशे का घर नहीं होता, उसको पत्थर का डर नहीं होता। जिसका शीशे का घर नहीं होता, उसको पत्थर का डर नहीं होता। मंजिलें दूर हैं अभी वरना कोई महवे सफर नहीं होता। मंजिलें दूर हैं अभी वरना कोई महवे सफर नहीं होता। और 4 मिसरे देखिए कि उसका अलग बयान है, मेरा अलग बयान। उसका अलग बयान है, मेरा अलग बयान। कोई तो आ गया है मोहब्बत के दरमियान। दोनों को कर दिया है जमाने ने बेजुबान। उसका भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान। सभी लोगों को, हम तो शुद्ध चिकित्सा के क्षेत्र वाले हैं। डॉक्टर संजय साहब तो कवि हो गए हैं, लेकिन हम तो शुद्ध चिकित्सा वाले हैं। इसलिए हमें इतने लोगों के बीच में
इतने ज्यादा हमारे साहित्यकार और इतने वो कुलपति, इन सबके बीच में यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सब लोगों को देख करके अभिभूत हूँ कि आप लोग यहाँ आए। हमारे माननीय मंत्री जी निशंक जी, और जो कि 108 किताबें लिख चुके हैं। 108 किताबें लिखना कितनी बड़ी बात है, इसके लिए मैं प्रणाम करता हूं सर आपको। 108 किताबें, हम लोग जहां भी हैं इस समय, आज यहाँ जहां हम लोग जितने लोग भी बैठे हुए हैं, सब किताबों के कारण ही है। हमारा जो भी हम जहां बैठे हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, सब किताबों के कारण ही पढ़े लिखे हुए। और आज बदल रहा है कि तो सब मोबाइल में हम लोग पढ़ते हैं, बच्चे मोबाइल में पढ़ते हैं। इसका एक उदाहरण मैं अपनी बेटी के लिए बताता हूँ। बेटी मेरी MD ऑन्कोलॉजी कर रही है। अभी उसकी एक बुक है, वो बहुत महंगी बुक है, 27,000 की बुक है। तो बच्ची कहती क्या है कि पापा इसका वो उसमें कर लेंगे, किंडर में और मोबाइल में कर लेंगे। मैंने कहा बेटा जिंदगी भर तुम्हें एक चीज पढ़नी है, तुम्हें कैंसर पढ़ना है, और उसकी एक बुक नहीं खरीद सकते हो तो कम से कम एक बुक तो खरीदो बेटा। आगे जीवन जो भी तुम्हें जहां से पढ़ना होगा पढ़ो, लेकिन जिससे आपका जीवन चलना है, जिससे आपका होना है, वो तो आपको पढ़ना ही चाहिए। हम लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं मोबाइल में, कितना पैसा खर्चा करते हैं बाकी सारी चीजों में, लेकिन एक बुक के नाम पे अगर हम अपनी, जिससे हमें जीवन भर पढ़ना है, वो हमें रखना चाहिए। स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजा शंकर त्रिवेदी ने मेरी किताबों से दोस्ती कराई थी 25-26 बरस पहले। आज वो नहीं है, और उसका जो महत्व है मैं सिर्फ एक पंक्ति में बयान करना चाहता हूँ, और वो ये कि यहाँ पे डॉक्टर सुधा रानी पांडे तशरीफ रखी है, डॉक्टर सीएम शुक्ल यहाँ पे विद्यमान हैं। मैं जिन लोगों के कदमों में बैठने लायक भी नहीं था, आज उन्होंने मुझे अपने बराबर में बैठा रखा है। इससे ज्यादा किताबों का मैं तो क्या हो सकता। त्रिवेदी जी का नाम आया, उन्होंने नवोदित स्वर समाचार पत्र प्रारंभ किया था, उसको भी पुनः संचालित करके लगातार गति प्रदान कर रहे हैं रजनीश जी। मैं आपसे विरोध करूंगा 2 शब्द के लिए रहने के। मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर निशंक जी, सम्मान्य अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण जी, पूर्व कुलपति डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, और यहाँ उपस्थित विद्वज्जन, लेखक, चिकित्सक और बुद्धिजीवी। किताबों पर इतनी चर्चा हो चुकी है कोई विद्वानों द्वारा कि उसके लिए कुछ कहने को बाकी बचा नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि किताबें अंधकार में उजाला होती हैं, किताबें जीवन का अनुभव होती हैं, किताबों में क्रांति छिपी होती है, किताबों में शांति छिपी होती है। तो किताबें तो प्रेरणा देती हैं। और मैं सिर्फ 2 शब्द और सफदर हाशमी जी को उद्धृत करते हुए बोलूँगा। ये किसी विचारधारा को नहीं, सिर्फ किताब के बारे में है। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, आज की, कल की, दुनिया की, इंसानों की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इन किताबों की सुगंध, इनके कागजों की जो महक है, वो अपने पास रखिए। यही अनुभव। आपके दर्शन से हम कृतार्थ हुए हैं। इतना पता है कि एक लफ्ज पढ़ा था, उसको लिखा था कि ओ ब्यूटी यू आर माय वे टू द डिवाइन। वो श्री अरविंद का, श्री अरविंद की वो कथन था, माँ श्री अरविंद का। तो उस वक्त का दौर था कि जब ढूंढ रहे थे जिंदगी में करें क्या, इस जीवन का क्या करें। तो एक छोटे से लफ्ज में ऐसे उस जैसे आग को जला देता है, उसने चिंगारी का काम किया और एक आग लग गई, एक रास्ता मिल गया। ये है लफ्जों की ताकत,
जिंदगी बदल दी। और उस छोटे से उससे क्लैरिटी हुई, उस क्लैरिटी से एक वीरों की यात्रा शुरू हुई और उस यात्रा ने अपने आप को पढ़ना सिखा दिया। जिंदगी से बड़ी कोई किताब नहीं है, जो मर्जी पढ़ लो बाहर, बहुत कुछ पढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर अपने आप को पढ़ना आ जाए तो उससे बड़ा कमाल कोई है जिंदगी। और भारत स्वामी जी, मेरे नाम राशि अरुण जी और पंत साहब और जो कुलपति महोदय यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं एक आपको शायद आपको ये मालूम नहीं, मैं पूर्व वायु सैनिक हूँ। तत्पश्चात मैं केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण में हिंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत हुआ और मेरे भी कुछ 70 के करीब मेरे पब्लिकेशंस हैं, लेकिन वो सब अनुवाद से संबंधित है। हम हार नहीं मानेंगे, आप सबका प्यार चाहिए, अगर उधार नहीं मांगे, उधार की गुहार नहीं दिखाएंगे। हूं कि ये अवसर शायद ऐसा है जब हम विश्व पुस्तक मेले की पूर्व संध्या पर एकत्रित हुए हैं और पुस्तक का कितना महत्व है, इसको जिस सीमा तक व्याख्यान कर सकते हैं असीमित है। उसको कोई तर्क दे नहीं सकता कि उसमें वो सब कुछ ही है। जो हम इधर बैठे हैं वो उसी का परिणाम है, जो भी इधर बैठे हैं। तो और वो उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो आज चिंता का विषय ये है कि उसको बाहर कैसे निकालें। दूसरी बात, जो दूर हो रहे हैं, जो चिंता व्यक्त की है, आज हम किताबों से दूर हो रहे हैं। कारण क्या है, दूर क्यों हो रहे हैं और फिर उस दिशा में कैसे ला सकते हैं, क्या चीजें जरूरत है, हम पीछे की चीजों को किस रूप में नए तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि 21वीं सदी की जो चुनौतियां वो उनसे निपटने के लिए लोगों को हमने तैयार करना है। अलग परिस्थितियां हैं, तब क्या परिस्थितियां, लेकिन हाँ तब जो आज है वो तब भी था, लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुरूप कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। चिंता का विषय सिर्फ ये है और चर्चा का विषय सिर्फ यही है कि उसको किस रूप में हम परोस सकते हैं। उदाहरण के लिए मुझे याद आता है, मैं उत्तर प्रदेश में संस्कृति मंत्री था और उसमें एक फिल्म थी वाटर, और मैं सहमत नहीं था उससे। और उन्होंने कहा कि बनारस में इसका शूटिंग होनी है। सबके अपने अपने विचार है, लेकिन अंततः को तो विचार एक दिशा में जाकर के कहीं तो पहुंचते हैं। रास्ते चाहे जो भी हों, लेकिन सबकी परिणति और सबका लक्ष्य एक ही है। तो मैं सहमत नहीं था। सहमत इसलिए नहीं था कि कमियां तो पूरी दुनिया में किसी के पास भी हैं। हम कमियों को क्यों गिनाना चाहते हैं, हम अच्छाइयों को भी तो गिना सकते हैं। क्योंकि जिसकी दृष्टि जैसी रहती है, जो जैसा सोचता है वो वैसे ही बोलता है, और जो जैसा बोलता है वैसे करता है, जो जैसा करता है वैसे उसको रिजल्ट मिलता है। तो हम अच्छा क्यों ना बोलें, अच्छा क्यों ना सोचें। हाँ, रही होंगी युगों युगों से कौन सा युग है जिसमें खराबियां नहीं रही हैं, लेकिन अच्छाइयां भी तो रही हैं। हाँ, हम उन खराबियों का जिक्र अच्छाइयों को परिवर्तित करने के लिए करें, चाहे वो कविता के माध्यम से करें, कहानियों के माध्यम से करें, उपन्यास के माध्यम से करें, लेखों के माध्यम से करें, वो तो समझ में आता है। तो मैंने उस समय देखा, मैंने कहा मैं सहमत नहीं हूं, मैं इसकी शूटिंग नहीं होने दूंगा। और बहुत बवाल मच गया उस पर। इतना बवाल मचा क्योंकि भारत सरकार में उसको अनुमति थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और मैंने इधर कहा कि मैं सहमत नहीं हूं, ये भारत की संस्कृति को कुरूप करने का, चौराहा लाने का कुत्सित यत्न है जो मेरी दृष्टि में था। और इसलिए मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता। मेरा अपना विचार था, तर्क था। जब मैंने उसको देखा और स्क्रिप्ट को पढ़ा तो मैं सहमत नहीं था, तो हो हल्ला मच गया। लेकिन मैंने कहा कि मैं इसकी कम से कम, जब तक मैं उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री हूं, मैं इजाजत नहीं दे सकता। मैंने मुख्यमंत्री को कहा मेरे से इस्तीफा ले लीजिए, फिर इजाजत दे दीजिए, लेकिन जब तक निसंग देश उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अब बहस बढ़ गई
जब इस सीमा तक बहस बढ़ गई तो मुझे याद आता है कि एक टीवी पर बहस होती थी उस जमाने में, और सब लोग बैठते थे, 3 4 5 संपादक बैठते थे, फिर एक को बुलाते थे और उसको क्लास लेते थे कि क्या है। तो विवाद क्योंकि बढ़ गया था पूरे देश के अंदर कि साहब भारत सरकार तो अनुमति दे रही है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसके खिलाफ कर रही है, तो वो ठीक है या ये ठीक है। तो दूसरी लाइन पर और तमाम हमारे कुछ मित्रों ने अलग अलग एंगल से उसको विश्लेषित करना शुरू किया। मुझे याद ही आता है कि उस दिन जब दिल्ली में ये बहस हो रही थी टीवी पर, तो मैंने इस बात को, जब उन्होंने कहा कि जो मार्केट में बिकता है हम उसी को करते हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि हाँ, आप क्या बेचना चाहते हैं मार्केट में जो बिकता है, हम बेचना क्या चाहते हैं, पहले तो हम बात करें। तो बहुत बहस में उसमें मैं विस्तार पूर्वक नहीं जाना चाहता। मैंने एक उदाहरण दिया था कि जिसको पीलिया हुआ रहता है उसको पूरी दुनिया पीली दिखाई देती है, और मैंने उनके वाटर से लेकर पहले की जितनी फिल्म थे उसकी चर्चा की, और लास्ट में ये कहा कि धारावाहिक रामायण पर रामानंद सागर जी ने जो धारावाहिक बनाया, हम जैसे राजनीतिक लोग भी, और यहाँ तक कि ट्रेन उस समय रुक जाती है उस धारावाहिक को देखने के लिए, वो पूरे देश के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय है, बिकता तो वो भी है। हम देना क्या चाहते हैं और किस ढंग से देना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो शब्द है, शब्द ये शक्ति है, उस शक्ति के हम पूजक बैठे हुए हैं यहाँ, उस शक्ति को हम किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एक विषय तो ये है। और दूसरा विषय मेरे छात्रों के लिए है कि वो जो शक्ति है, यदि उसकी पूजा नहीं की, यदि समय है, समय को पकड़ा नहीं तो समय आपको छोड़ देगा। यदि वो शक्ति को पकड़ने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो शक्ति आपको छोड़ देगी। तो जरूरी है कि ये जो शब्द शक्ति है, ये किस रूप में हम इसको अपने धरोहर के रूप में हर दिन संजोए, हर रोज संजोए। और कोई जरूरी नहीं कि 50-100 किताबों को पढ़ने वाला बहुत अच्छा हो सकता है। आप जिंदगी में 2-3 किताबों में पढ़ करके आपकी जिंदगी बदल सकती है। आवश्यकता इस बात की कि कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द, कौन सी घटना आपके जीवन को बदल करके रख दी। सभी लोग कुछ पढ़ते हैं। आजकल देखिए सोशल मीडिया पे 4-4 पंक्तियां आती हैं, लेकिन उनको पढ़ करके हम जैसे लोग भी कहते हैं बात तो सही है। का मतलब वो शब्द का प्रभाव है, हम जानते हैं उस बात को, लेकिन जैसे वो सामने आता है तो फिर विचार सामने आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों में पुस्तक से रिश्ता जोड़ना, जो कि सभी ने कहा, इससे अच्छा मित्र कुछ हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया आपको छोड़ सकती है, लेकिन पुस्तक आपको नहीं छोड़ सकती है, ये सत्य है। और उसको पकड़े रखना, उसको अपने साथ रखना, उसको प्यार करना, उससे जुड़ाव करना, उससे लगाव करना। जितना प्यार उसको करोगे उतना ही तो प्यार वो भी आपसे करेगी। बिल्कुल, जितना लगाव रखोगे वो भी तो उतनी लगाव रखेगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पुस्तकों से लगाव हो। लेकिन मैं जब यहाँ पर सभी विचारवान लोग बैठे हुए हैं, इस समय की जरूरत, जैसे मैंने कहा कि धारावाहिक रामायण उस समय की थी, और ऐसी परिस्थितियों में जबकि एक विचार ये कह रहा है कि हम इस तरीके की कुरूप संस्कृति, साहब ऐसे उदाहरण हैं, और इसलिए हम बाजार में ये बिक रहा है इसलिए हम करें। और दूसरा उदाहरण वो था कि जिसने उस स्वरूप को, उन चीजों को रचनात्मक ढंग से समाज को एकत्रित करके आगे बढ़ाने का काम किया, सहज तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया। इसकी शायद जरूरत आज है, और ये हमेशा ही रहेगी, हर युग में रहेगी। और भारत तो ऐसा देश है जिसमें अथाह सागर है, विचारों का प्रवाह है। ये जो दुनिया के लेखकों की हम बात करें, अंततोगत्वा श्रेष्ठतम लेखक ने अंततोगत्वा हिंदुस्तान की किसी बात को लेकर के ही अपने को साबित किया होगा कि मैंने ये ले करके यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और इसलिए जब हमारे पास वो सब कुछ है तो हम उसको किस रूप में, किस ढंग से, किस विधा में
किस अनुशासन के साथ, किस प्यार और उल्लास और उत्साह के साथ लोगों में बांट सकते हैं, इसकी शायद जरूरत है। और मुझे भरोसा है कि एक तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रेरित कर सकते हैं कुछ अच्छी किताबों के बारे में। हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि है, जो मुझे पसंद है कोई जरूरी नहीं कि दूसरे को पसंद होगी, और हम थोप नहीं सकते इन चीजों को, लेकिन हम प्रवेश दे सकते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और मुझे खुशी है, मैं कभी निराश नहीं हूं इस बात को लेकर के। अभी मैं विश्व पुस्तक मेले में गया था पीछे के समय में, और मुझे लगा कि वहाँ युवा ऐसा कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख तक युवा था, पांव रखने की जगह नहीं थी। इसका मतलब ये कि जबकि सोशल मीडिया के इस जमाने में वो 24 घंटा उस पर पकड़ा हुआ है उसने उसको, लेकिन इसके बाद भी वो वहां विश्व पुस्तक मेले में कोई भी, जितने वहां पर पुस्तकों के स्टॉल लगे हुए थे, खचाखच भरा हुआ था। और मुझे ये देख करके खुशी हुई कि पूरा युवा उसमें खड़ा था। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर प्रकृति से संबंधित भी चाहिए, प्रकृति और संस्कृति से संबंधित। अब ये पर्यावरण पर ये मैती जी इन्होंने मुझे लगता है आज से 20, 30, 40 साल पहले शुरू किया कि वो जो किसी की शादी होती थी तो एक पौधा जो है जा करके उसको देना, मैती बन करके पर्यावरण की दिशा में बहुत काम किया। आज भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान से उनको अलंकृत किया, पद्मश्री दिया है। तो लोग जो अब पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण से हम कहाँ दूर जा सकते हैं? प्रकृति और संस्कृति से कोई व्यक्ति दूर नहीं जा सकता। तो अभी प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत समन्वय की आवश्यकता हो रही है, और हर व्यक्ति को उससे गुजरना ही है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ से सभी जिन विधाओं के लोग हैं, उन विधाओं के लोगों से मैं बहुत विनम्र भाव से प्रार्थना करूंगा कि क्या क्या कर सकते हैं। और जैसे सुशील जी ने अच्छा उदाहरण दिया कि उनके पास यदि 3000 छात्र है तो उन्होंने उस किताब को जो है वो नहीं होने दिया, हाँ उसमें धूल नहीं जमने दी। अब वो जब लेके जाएगा तो कुछ जो अपनी रुचि की लेके जाएगा, जो उसका मन है, लेकिन वो उसका हमेशा ज्ञान है, वो छीन नहीं सकता उसको कोई। और ये जो अपनी निधि है, इसको हम कैसे बचा करके रखें। हम यहाँ पर एक लेखक गांव बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी में, तो गुरुजी के सानिध्य में। तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी आगे भविष्य में दीदी को भी मालूम है, तो उस लेखक गांव में जो थानों में बन रहा है, वो युवा पीढ़ी को भी कैसे करके सृजन से हम जोड़ सकते हैं, और जो वरिष्ठ लोग हैं उनके सानिध्य में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और जो लोग वरिष्ठता में उनको एक अच्छा माहौल कैसे मिल सकता है, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। एक बात इस समय पर डॉक्टर संजय जी, जो उनमें जुनून है रचनात्मक दिशा में, और किसी न किसी माध्यम से जो सबको इकट्ठा करके ऐसा वातावरण बनाने के लिए कोशिश करते हैं। आज हम सभी लोग इनको बधाई भी देने के लिए आए हैं, इनको शुभकामना देने के लिए आए हैं, और इकट्ठा होकर के इस पुस्तक दिवस पर, जबकि आपने ये कहा है कि यदि जो पढ़ते हैं वही बढ़ते हैं, तो बढ़ने की चाह किसमें नहीं होगी, तो उससे बढ़ने की चाह के आगे कुछ लिख दिया है, बढ़ने की चाह के आगे एक सूत्र दे दिया, और वो सूत्र दे दिया कि जो पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है हम अपने को भी पढ़ेंगे, जैसे गुरुजी ने कहा, हमारे स्वामी जी ने कहा, और हम अपनी प्रकृति को भी पढ़ेंगे, हम संस्कृति को पढ़ेंगे, हम ज्ञान को भी पढ़ेंगे, हम विज्ञान को भी पढ़ेंगे, और सब पढ़ करके हम पुस्तक को जरूर लिखेंगे, ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए एक अच्छा प्रयास हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, 130 बार ये रक्तदान कर चुके हैं, और ये प्रेरणा के स्रोत है खासतौर से बच्चों के लिए। अच्छी तरह से गंभीरता से सुनना। ऐसे परम पूज्य गुरुजी हमारे बद्ध हैं, जो कि गुरुजी हमारे बद्ध हैं, उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा जी अरुण, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री जी के भी गुरु हैं और हम सबके गुरु हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी,
मैं तो कहना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के ऐसे स्रोत बन गए हैं निशंक जी। 108 पुस्तकों का समारोह हमने ऋषिकेश में किया गत वर्ष, और 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें मिला वो आपके देहरादून की शोभा है, आपकी देवभूमि के यशस्वी पुत्र हैं, सरस्वती के पुत्र हैं। एक ही बात बताना चाहता हूं, हमने शुरुआत की थी डॉक्टर निशंक की किसी एक पुस्तक पर हर रविवार को 1 घंटे की वार्ता हम कराया करते थे कोरोना के काल में, और जब 25 हुई तो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन से हमें सूचना आई कि साहब 25 रविवार क्या आपने कोई व्यवधान किया? हमने कहा नहीं, एक किताब पर बात हुई 1 घंटे। हाँ, तो ये तो रिकॉर्ड बन गया पूरे विश्व का। एक ही लेखक की किसी एक किताब पर निरंतर 1 घंटे के लिए प्रत्येक रविवार को वार्ता नहीं हुई। हम आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड देना चाहते हैं, और वो कार्यक्रम हमने दिल्ली साहित्य अकादमी में किया। उसके बाद देखिए, जब 50 हो गई तो हमने 55वीं जब हमारी श्रृंखला थी उसका ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में अपने मुनि जी के सानिध्य में हमने जब समारोह किया तो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लोग, हार्वर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वो लोग आए। उन्होंने कहा साहब 25 का तो हुआ था, 50 तो बहुत बड़ी बात हो गई, और उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें दिया। और जब 100 हो रही थी तो वहीं से मैं एक बात आपको पकड़ रहा हूं निशंक जी की। हमने कहा 100 हो गई हैं, क्या करें? तो कन्याल जी जो इनके पियारो हैं, मैं पियारो को प्यारो कहता हूं, जो बहुत प्यारा व्यक्ति है, उसने कहा गुरुजी 105 कर लें। मैंने कहा नहीं, 105 भी नहीं, 108 करेंगे, क्योंकि माला के दाने 108 होते हैं और 108 का जोड़ 9 होता है, 9 पूर्ण ब्रह्म होता है, इसलिए हम 108 कृतियां करेंगे। अब आपको रहस्य बताऊं, जब मैंने निशंक जी से कहा निशंक जी 108 वार्ताएं करनी है, तो बोले गुरुजी अभी तो 105 किताबें थी, 3 तो है ही नहीं। और आप यकीन मानिए, तालियां बजाइए कि 108 तक आते वो 3 पुस्तकें तैयार हो गई। 3 पुस्तकें निशंक जी ने उसी क्रम में तैयार की, और हमने 108 मालाओं की श्रृंखला फिर परमार्थ निकेतन में ही की थी। ऐसे वंदनीय निशंक जी को मैं उम्र में बड़ा हूँ, गुरुजी कहते हैं, लेकिन मैं वंदन करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि अभी उन्होंने आपको एक सूत्र दिया है कि कमियां किसमें नहीं होती, अच्छाइयां भी तो होती हैं। कमियां ही क्यों देखना चाहते हो, अच्छाई क्यों नहीं देखते? पुस्तकें यही सिखाती हैं। संजय जी कमाल करते हैं, मैं इसलिए इनका मुरीद हुआ हूं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, और ऑर्थोपेडिक सर्जन जिसने मेरी कमर में इतना दर्द था कि चल नहीं पाता था, एक इंजेक्शन दिया, चलने लगा, फिर दोबारा से दर्द हुआ, दोबारा बुला लिया। और आप सोचेंगे ये कैसे सर्जन है? मैंने इनसे कहा इंजेक्शन लिख के दे दीजिए, रुकी लगा लूंगा। नहीं नहीं गुरुजी, ये इंजेक्शन तो मैं ही लगा सकता हूँ। और सचमुच मुझे इन्होंने लिटाया, और लिटाने के बाद जहाँ इंजेक्शन लगाया उसको धीरे धीरे सहलाते रहे। शायद ये देख रहे थे मैं बेहोश तो नहीं होने वाला, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुआ। और आज संजय जी का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे खड़े होने लायक कर दिया है। मैं 7 जनवरी 1941 मेरी जन्म तिथि है, 83 पूरे हो गए, 84 शुरू हो गया, लेकिन आज भी मैं आपसे दवाई लेके जाऊंगा। मित्रों, आज पुस्तक दिवस पर किसके प्रयत्न है ये संदेश कि पाठकों का बढ़ाना है, आपको ग्राफ और आज के आगे पे कोई गलती। मेरा आप सबको नमस्कार। मैं आज विश्व पुस्तक दिवस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान लोकसभा सांसद हरिद्वार से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके साथ ही आज मैं सभी सम्मानित अतिथियां
वरिष्ठ अतिथि वक्ता, कार्यक्रम के संचालन एवं कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महाअनुभवों को, हमारे सेंटर में सभी कर्मचारी एवं पत्रकार बंधुओं को हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन से पहले मैं आप सब लोगों को अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए राष्ट्रगान के लिए। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय।